हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास दोस्तों जो जो भारत का इतिहास है उस पे रहने वाली है। उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। जो ये सामान्य प्रश्न है दोस्तों, लगभग अगर हर परीक्षा में बनने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से क्लास को शेयर करें। ठीक है, और निश्चित तौर पे ही आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे जरूर हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किस चीज का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो अतीत का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम जो यूनानी इतिहासकार था वह था यहाँ पे हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ठीक है, तो किसने यह कहा था? तो यह कहा था दोस्तों यहाँ पे थ्यूसीडाइडिस ने। किसने कहा था? थ्यूसीडाइडिस ने। आगे है द हिस्ट्री दोस्तों एक पुस्तक है। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है यह बताना है आपको। तो इसके रचनाकार हैं द हिस्ट्री के हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस इसके रचनाकार हैं। आगे है इतिहास के पिता द फादर्स ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये था हेरोडोटस। ठीक है, आगे देखेंगे इतिहास अपने को दोहराता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है? तो यह कहा था हिगेन ने। ठीक है, किसने कहा था? हिगेन ने कहा था। इसमें दोस्तों लगभग 45 क्वेश्चन इस क्लास में रहेंगे, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट। तो जुड़े रहें क्लास में लास्ट तक। अगला है क्वेश्चन, हम इतिहासकार से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है यहाँ पे हिगेल का। किसने कहा था? हिगेल ने यह कहा था। आगे किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो किसने यह कहा था कि समस्त इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो यह कहा था यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने यह कहा था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कौन सा एक पॉइंट है जो मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का क्या है? सिलसिला है, यह संक्षिप्त वर्णन करता है। आगे है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो किस सिद्धांत की मदद से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है यहाँ पे शीले का। क्या किसका है? शीले का यह कथन है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सूची एक को सूची दो से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे दोस्तों। तो ओकसाट ओकसाट इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ओकसाट। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह कथन है ओकसाट का। आगे है ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन को देखेंगे अगर हम यहाँ पे दोस्तों, तो ट्रेवेलियन ने क्या कहा था? तो ट्रेवेलियन ने यहाँ पे इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह क्या कहा था? ट्रेवेलियन ने कहा था। और है आगे है कालिंगवुड। तो कालिंगवुड को देखेंगे यहाँ पे। तो कालिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का क्या है? इतिहास है, यह कहा था कालिंगवुड ने। ब्यूरी ब्यूरी का हो जाएगा यहाँ पे इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 3 बी का 4। ए का 3 बी का 4 आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों? तो ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो किसने कहा था समस्त इतिहास जो है वो समकालीन इतिहास है? यह कहा था बेनेडिटो क्रोचे ने। किसने कहा था? बेनेडिटो क्रोचे। आगे है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच
अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो अंतहीन वार्ता किसने बताया दोस्तों? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच क्या है? अंतहीन वार्ता है। तो यह कथन किसका है? यह है दोस्तों ई एच कार का। ठीक है, ई एच कार इसका राइट आंसर होगा। आगे है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो बीसी लगाते हैं, बिफोर के लिए हम बीसी लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बिफोर क्राइट्स। ठीक है, बिफोर क्राइट्स इसका राइट आंसर होगा। आगे है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप होगा। तो एडी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों यहाँ पे एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, आगे है वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या होगा दोस्तों? वर्ष 50 ईसा पूर्व अगर बीसी हम यहाँ पे लिखते हैं तो यह होगा यहाँ पे वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, 50 ईसा पूर्व यानी कि 1 ईस्वी से आप माइनस कर दोगे। आगे है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईस्वी जो है वो आता है यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 11वीं शताब्दी ईस्वी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11वां सप्तक यहाँ पे लग जाता है 1000 के बाद, तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में यह आएगा। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें यहाँ पे क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं दोस्तों, इसका देखेंगे हम। तो विक्रम संवत्सर की शुरुआत होती है दोस्तों कब से? विक्रम संवत्सर की शुरुआत होती है यहाँ पे 248। ठीक है, 248 यानी कि 5 हो जाएगा इसका। और उसके बाद देखेंगे शक संवत्सर जो है, ठीक है, शक संवत्सर 78 ईस्वी। सबको पता होगा दोस्तों, शक संवत्सर हो जाएगा 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर की शुरुआत होती है 320। ठीक है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कली संवत्सर, तो कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, 3102 ईसा पूर्व यानी कि ये हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ए का 5, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हमें यहाँ पे अगर देखना है तो कूट इसका नेक्स्ट वाले पेज में रह गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हमने क्या देखा था? ए का 4 देखा था, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 देखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो अभी हमने जस्ट देखा था दोस्तों, तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 ईस्वी से। कब से? 58 ईस्वी से। आगे है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आने वाले कोई भी एग्जाम हो आपका। आगे है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों वह शक संवत पर ही आधारित है। आगे गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो किस शासक को जाता है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय। आगे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो किस उपलक्ष्य में किया था दोस्तों? यह इसने किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका होगा दोस्तों हमारा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पे गुप्त संवत की शुरुआत होती है 319 से। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल तीनों सही हैं। भारत में मुसलमान शासक का युग 1192, तो बिल्कुल गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1, 2, 3 हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही उत्तर होंगे। आगे है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी दोस्तों? इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलयुरी संवत भी कहा जाता है इसको? तो कलयुरी, ठीक है, कलयुरी संवत भी कहा जाता है। तो किसका यहाँ पे उपनाम है? तो ये हो गया त्रैकूटक संवत। इसका राइट आंसर होगा त्रैकूटक संवत।
आगे चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत था जो उसका प्रचलन किया था यहाँ पे किसने? विक्रमादित्य चतुर्थ ने, ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ। आगे है निम्नलिखित में से किसे किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर होगा। यूपीपीएससी परीक्षा 1999 में पूछा गया है दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष कौन सा होगा पूछ रहा है। तो यह होगा दोस्तों यहाँ पे 1931। क्या होगा? 1931। आगे है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा दोस्तों? तो यह निकलेगा यहाँ पे कितना? 2013। क्या निकलेगा? 2013 निकलेगा। सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच जो अंतराल है दोस्तों वह है यहाँ पे 135 वर्ष। कितना है? 135 वर्ष। आगे पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा दोस्तों? तो यह होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 600। ठीक है, कितना होगा? 600। आगे है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है। जो शक संवत का क्या होगा दोस्तों? तो 2063 का शक संवत रूपांतरित करना है तो यह होगा 1928 आके 1928 आके। आगे पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो जो विन्यास पद्धति है दोस्तों वह किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। किसके लिए? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। आगे है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया दोस्तों? तो कार्बन 14 जो पद्धति है वो किया था विलर्ड लिब्बी ने। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति एक ऐसी ट्रिक है दोस्तों जिससे यहाँ पे किसी के अवशेष से उसकी आयु की गणना की जाती है। यानी कि जो अवशेष मिलते हैं, अगर किसी की यहाँ पे डेड बॉडी मिलती है बहुत साल पुरानी तो उससे कार्बन 14 पद्धति से उसकी जो है आयु की गणना की जाती है कि यह कब का होगा। ठीक है, आगे है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों के लिए अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया दोस्तों कार्बन 14 पद्धति ही अपनाई जाती है। आगे है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है दोस्तों वह किन की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो जीवाश्म जो होते हैं दोस्तों उनकी आयु गणना के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, कब माना जाता है दोस्तों? जब मानव ने लिखना सीखा। ठीक है, तो जब मानव ने लिखना सीखा तब जाके इतिहास हम कह सकते हैं। जब हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं इतिहास के तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आगे भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है दोस्तों लगभग 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, कब से? 600 ईसा पूर्व से। यानी कि इसके बाद हमें यहाँ पे लिखित साक्ष्य अभिलेख मिलने लगे 600 ईसा पूर्व के बाद। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है कि यह यहाँ पे लेखन पद्धति थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को। आगे है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है एक चैत्र। ठीक है, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर में वह डेट होगी दोस्तों। एक चैत्र जो शक संवत की है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 22 मार्च अथवा 21 मार्च होगी। आगे किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो किसने यह चलाया था दोस्तों? यह चलाया था सेलेरियस ने। किसने? सेलेरियस ने यह चलाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो किसने दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अल बरूनी ने। किसने दी थी? अल बरूनी ने यह दी थी।
तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल जरूर रही होगी आपके लिए, और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।